नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ उसकी PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। Education is the most powerful weapon which you can change the world, which you can use and change the world. तो एजुकेशन वो हथियार है, शिक्षा जो है वो ऐसा हथियार है जो एजुकेशन वर्ल्ड को क्या चेंज करने के अंदर काम आता है। तो एजुकेशन का मतलब वही नहीं है कि आप जो है एक जॉब को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर लो। आपके पास एक जॉब है तो आप एजुकेशन का मतलब वह भी होता है आप आसपास की चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से आप अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एजुकेशन को आप यूज़ करते हैं। एक होता है कि नेगेटिव में, एक होता है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिवली आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वर्ल्ड के अंदर साइंस टेक्निकल काफ़ी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं और जो है अचीवमेंट्स लाने की कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है आप जितना लोगों को दोगे तो उतना ही क्या होगा कि हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है वो कितनी होगी, शिक्षित होगी। तो हर एक बच्चे का शिक्षा जो लेना क्या है, उसका एक अधिकार है। ये क्या है, एक हमारा अधिकार है। तो एजुकेशन को आप भी अच्छे से इसको यूज करें और अपनी मेहनत से क्या करें, दुनिया को बदलने की कोशिश करें। तो चलिए इसी सोच के साथ हम अपना फर्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। The Prime Minister Shri Narendra Modi has paid homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his Punyatithi and recalled his everlasting contribution to India. तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो कि 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है और 15 दिसंबर को इनकी जो है क्या आती है, डेथ एनिवर्सरी आती है। तो यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी ने उनको क्या किया है, होमेज देने की बात की है, उनकी जो है योगदान के लिए जहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बात की है। तो पे होमेज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज स्पेशली इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया को यूनाइट किया था एंड गिविंग हर ऑल राउंडर डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका रियल नेम क्या है, इनका रियल नेम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। क्या रियल नेम है इनका, अगर हम रियल नेम की बात करते हैं किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनका रियल नेम है, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। इनका क्या है, इनका रियल नेम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये जो है एक पॉलिटिकल लीडर थे और क्या थे, एक बैरिस्टर भी थे और काफ़ी जो है अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी थे। और इनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। और अगर बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने काफ़ी जो है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी लेके आए थे। जैसे कि इन्होंने जो है बरदोली सत्याग्रह इनके द्वारा ही चलाया गया था। कौन सा सत्याग्रह, कौन सा, बरदोली सत्याग्रह, जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या करता था, उसके अंदर इंक्रीज करने की यहाँ पे जो है नॉन वायलेंट के अंदर क्या करता था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया और लोगों की यहाँ पे क्या की थी, काफ़ी हेल्प की थी, जिसको यहाँ पे जो है ब्रिटिश के द्वारा ह्यूमिलेट किया गया था। काफ़ी सारे जो है चीज़ों के अंदर इन्होंने जो है भाग लिया था। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो इनके लिए जो है, इनके लिए यूनिटी ऑफ स्टैचू भी बनाया हुआ है। यूनिटी ऑफ स्टैचू जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसको जो है 31 अक्टूबर 2018 में इसका इनॉग्रेशन किया था। 31 अक्टूबर इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये जो है गुजरात में इनकी प्रतिमा लगी हुई है, साबरमती रिवर के पास में। किसके पास में, साबरमती नदी के आसपास इनका जो है वो स्टैच्यू बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड का
सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। C.DOT conducts 2-day global Internet of Things machine-to-machine conference association with the Department of Technology and TSDSI। तो यहाँ पे C.DOT और DOT एंड TSD के सहयोग से जो है, जो 2 दिन का जो है ग्लोबली यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू मशीन के बारे में बात करेगा। तो द कॉन्फ्रेंस इज सेंटर्ड ऑन द थीम, क्या है थीम? ये है कि किस तरह से ग्रोथ करें ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन इकोसिस्टम थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे इनिशिएटिव जो रखा गया एंड इंटरऑपरेबल सस्टेनेबल इंटरनेशन ऑफ थिंग्स एंड इकोसिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी एंड अदर अंडरलाइंग चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो है किसकी बात की, किस तरह सस्टेनेबली हम IoT को यूज़ करें, इकोसिस्टम IoT को सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से यूज़ करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल जो है इंटरनेट की थिंग्स में हम काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो गए, हम जो है ना उनका कनेक्शन हमारा इंटरनेट के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उसको किस तरह से हम उनकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की ही बात कही है। और काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे स्मार्ट सिटीज़ के अंदर कोलैबोरेशन करने की बात करता है कि किस तरह से ये सारे जो पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी के अंदर किस तरह से एडअप होते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे C.DOT जो है वो एक कॉमन सर्विस प्लेटफॉर्म है एंड यूज केसेस फॉर रूरल एप्लीकेशन लाइक एग्रीकल्चर, और काफ़ी जो है इसके अंदर बात करता है कि किस तरह से जो ये एप्लीकेशन है वो हमारे एग्रीकल्चर और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं, बहुत सारे सेक्टर के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एवरीडे हम जो फिज़िकल की बात करते हैं, फिज़िकल हमारा जो फिज़िकल एजुकेशन की बात कर सकते हैं, और हम बात करते हैं फिजिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, और बात कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। और इंटरनेट से हम जो है रिमोट सेंसिंग भी करते हैं, क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग भी करते हैं। और हम बात करते हैं इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या कर सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो जैसे कि अब जैसे आने वाले समय में, या फिर आप देख सकते हैं तो जैसे कि गर्मी का मौसम होता है, जब हमारे घर में क्या AC लगी हुई होती है, ठीक है, आप जो है अपने घर के अंदर आने से पहले आप चाहते हैं कि मेरी AC क्या हो जाए, ऑन हो जाए, मेरा रूम ठंडा हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसी चीज़ है कि आप जो है ड्राइव करते हुए घर के रास्ते में जाते हुए क्या कर सकते हैं, आप उस पे जो है आपके पास एक रिमोट होगा, उसके द्वारा या फिर आपके फ़ोन के अंदर जो है आप ऐसा बटन दबाओगे जिसके द्वारा क्या होगा, आपकी AC ऑन हो जाएगी और जो है आप जाते ही जो है आपका रूम ठंडा हो जाएगा। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो हम आजकल की लाइफ में हर एक सेकेंड में हम उसको यूज़ करते हैं, और उसके बिना हमारा जो है आजकल जीवन जो है चलना मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल एड्रेसिंग द पार्टिसिपेशन, यहाँ पे बोला गया है कि लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द 5G की जिस तरह से एडवांसमेंट आ रहे हैं उसको भी यहाँ के क्या है ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करने की बात की है। एंड लैंडस्केप लीडिंग टू अनइमेजिनेबल इनोवेशन, आएंगे बहुत सारे एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्मार्ट सिटी एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेशन, यहाँ पे इनकी बात की है। तो यहाँ पे इसने जो है यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 1.44 बिलियन पीपल्स क्या है यहाँ पे एंगेज हो रखे हैं। कितने इतने एंगेज हो रहे हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 बिलियन समथिंग जो है यहाँ पे 2050 तक क्या हो जाएंगे, इतना जो दर है इसमें वृद्धि करेगा, इतना जो है इसमें बन लग जाएगा, ठीक है। ये जो है अब इसकी अगर बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, तो स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो जो ये अंदर द स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा ट्रैफिकिंग हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, उनको क्या कर सकते हैं हम जो है फ़ोन के अंदर ही क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें हम देख सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हमारे यहाँ पे 2 दिन का ग्लोबल जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है, जो कि एसोसिएशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड TSDSI। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इंडो नेपाल की दोनों की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, दैट इज द कॉल्ड एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो है उसका 16वां जो है एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है,
16th एडिशन इसका हेल्ड हुआ है हाल ही में। और ये कहाँ हुआ है? तो 16th एडिशन जो है इंडो नेपाल की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है सूर्य किरण, जो की हुई है नेपाल और इंडिया के बीच में, और ये कंडक्ट होगी नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल एट सालजिहंदी नेपाल। ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो क्या फोकस करेगी? ये फोकस करेगी कंबाइंड ड्रिल ऑफ प्लानिंग, किस तरह से जो है दोनों के देश के बीच में ड्रिल ऑफ प्लानिंग करेगी, कंडक्ट करेगी टैक्टिकल ऑपरेशन एट यूनिट लेवल इन काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म को किस तरह से ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक यूनिट बनाई जाएगी, जिस ऑपरेशन के अंदर ये क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे, किस तरह से काउंटर टेररिज्म को कम किया जाए। और डिजास्टर रिस्पांस की बात करता है, और यहाँ पे बात करता है कि आर्म फोर्स के अंदर किस तरह से डिजास्टर से रिलेटेड जो है मैनेजमेंट किया जाए, मैनेजमेंट यहाँ किया जाए। इंडिया और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल जो है इंडिया के 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से नेपाल जो है इंडिया के स्टेट्स को कनेक्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे नेपाल की, तो ये आता है नेपाल, ये आता है नेपाल। और नेपाल जो है, जो ग्रेट हिमालय हमारी जो रेंज जाती है वहाँ पे मिडल में आता है। तो यहाँ हम बात करते हैं, ये आपको आई गेस आपको ये दिख रहा होगा मैप, और मैं आपको बोलती हूँ कि मैप साथ में लेके बैठा कीजिए। तो ये है हमारा नेपाल, ये आगे ये छोटा सा देखो आप मुंह देख रहे हो निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? ये जो है सिक्किम है। इसके नीचे क्या आ जाता है? वेस्ट बंगाल। हम सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल नहीं कनेक्ट होता है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद द नेपाल बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ आ जाएगा बिहार, ठीक है, यहाँ आ जाएगा यूपी, और यहाँ आ जाएगा उत्तराखंड। तो ये यहाँ पे स्टेट्स है। और नेपाल और इंडिया काफी जो है दोनों कॉपरेशन भी करते हैं एक दूसरे के, बायलैटरल रिलेशंस काफी मजबूत भी हैं, रीजनल लेवल के अंदर भी, और हम कह सकते हैं कल्चरल लेवल के अंदर भी ये दोनों काफी मजबूत है। क्या है? मजबूत है। जैसे कि हम देख सकते हैं बुद्धिस्ट वीरा, हाल ही में जो है बुद्धिस्ट वीरा का जो है एक फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था। कहाँ पे? लुम्बिनी के अंदर। कहाँ? लुम्बिनी के अंदर, नेपाल के अंदर, जिसमें पीएम के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे इसको अटेंड किया गया था, ठीक है। बुद्धिस्ट वीरा एक फाउंडेशन स्टोन लगाई थी यहाँ पे हम बात करते हैं। और नेपाल और इंडिया की बात करते हैं तो ये हमने बात कर ली। इसके अलावा जो है नेपाल और इंडिया दोनों जो है कॉमन कंट्रीज किस किस के अंदर है? तो कॉमन कंट्रीज की बात करते हैं तो ये है बिम्स्टेक के अंदर, सार्क के अंदर, ये दोनों क्या हैं? दोनों कॉमन कंट्रीज है। और मैं बात करूं यहाँ पे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर भी दोनों का जो है कॉमन पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है? कॉमन पार्टिसिपेशन होता है। और बात करते हैं तो नेपाल से काफी सारी जो है पेरिनियल रिवर्स जो है इंडिया की गंगा हमारी रिवर बहती है, उसके अंदर जो क्या करती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हमारे इंडिया की गंगा के अंदर भी बहती हैं, गंगा के अंदर भी बहती है। अब मैं बात करती हूँ, अगर एक्सरसाइज की बात आई है तो और हम कंट्रीज की एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं जैसे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी चलती है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में चलती है शक्ति एक्सरसाइज हो गई, और यहाँ पे ये कंट्रीज हो गई, ठीक है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हो गई कंट्रीज और ये हो गया एक्सरसाइज। तो शक्ति चलती है, शक्ति है, गरुड़ है जिसका अभी हाल ही में हुआ था जोधपुर के अंदर, इसकी एक्सरसाइज का हुआ था, इनका एडिशन स्टार्ट हुआ था वापस। और हम बात करते गरुड़, शक्ति और कौन सी है? वरुण। कौन सी है? वरुण। और हम बात करते हैं इंडिया सिंगापुर की। किसकी? इंडिया सिंगापुर की। तो सिम्बैक्स चलती है इन दोनों के बीच में। कौन सी? सिम्बैक्स चलती है। और हाल ही में इन दोनों की भी एक्सरसाइज हुई थी। इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं? वज्र परिहार चलती है। और हम बात करते हैं एडिशन में तो वज्र परिहार के साथ में युद्ध अभ्यास। कौन सी? युद्ध अभ्यास भी इन दोनों के ही बीच में चलती है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया और इंडोनेशिया की बात करते हैं तो
एशिया की कॉर्पेट जो है एक नाम की चलती है, जो कि क्या करती है, ये भी जो है आसपास की जो हमारे देश के अंदर कंट्री के अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर शेयर करती है। तो इंडोनेशिया कॉर्पेट चलती है। और हम बात कर सकते हैं इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो है काजिन एक्सरसाइज चलती है। कौन सी? काजिन चलती है। और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी चलती है? तो खंजर चलती है। कौन सी? खंजर एक्सरसाइज चलती है। तो ये हमारी जो है कुछ एक्सरसाइज होगी जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ चलती है। और एडिशन बताऊं तो मैं आपको, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक चलती है। कौन सी? पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज जो है दोनों के बीच में कंट्रीज में चलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं हम। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो हाल ही में जो नेशनल मिशन हुआ था ऑन स्ट्रैटेजिकल नॉलेज ऑन दी क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल स्ट्रैटेजिकल नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज जो है हाल ही में इंप्लीमेंट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसमें ये बात करता है इट प्रमोट्स एंड रिसर्च नॉलेज एंड जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड टू द क्लाइमेट साइंस। तो क्लाइमेट साइंस के रिलेटेड ये क्या करता है, यहाँ पे काफ़ी सारी बात करता है, काफ़ी सारी नॉलेज को शेयर करता है, यहाँ पे जो है क्या करता है, रिसर्च और नॉलेज को शेयर करता है। और बात करते हैं इंडिया ने जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी क्या किया है, इसको भी अपडेट किया है, इसको भी क्या किया है, अपडेट किया है। तो अभी एनडीसी क्या है, ये क्या करता है, ये क्लाइमेट चेंज के अंदर गोल्स को क्या करता है, यहाँ पे प्लान करता है। तो यहाँ पे एनडीसी की बात करते हैं, किसकी? एनडीसी की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, प्लान करता है, प्लान द वर्क रिलेटेड टू क्लाइमेट के गोल्स के रिलेटेड बात करता है, जिसमें इसको जो है 2014 के अंदर इसको क्या लिया गया था, इसका जो है संस्करण, इसका मतलब इसको बनाया गया कि हम इसके अंदर जो है क्या करेंगे, क्लाइमेट के गोल्स को रखेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी लेके गए। ये जो है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, उसके तहत जो है एनडीसी इसको बनाया था, एनडीसी इसके अंदर बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं इसको जो है इसमें जो है पेरिस की बात करते हैं हम, किसकी? 2015 के अंदर इसको क्या गया था, अडॉप्टेड किया गया था। यहाँ पे इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड सेपरेट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेड, यहाँ पे जो है एक सेपरेट फ्रेमवर्क भी बनाता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इंडिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी to the Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change in the November 2022 with vision to reach the net zero by 2070। तो 2070 के नेट जीरो को हम जो है अचीव कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि इंडिया को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, लो कार्बन के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ये जो है क्लाइमेट चेंज जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करता है। तो इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में रहा था, जिसमें जो है क्लाइमेट की परफॉर्मेंस के अंदर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें जो है इंडिया क्या है, इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है, हाई रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एनर्जी यूज और क्लाइमेट की पॉलिसी कैटेगरी में भी भाग लेता है। और अगर यहाँ बात करते हैं किसकी, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है हमारे द्वारा यहाँ पे जो है काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए थे। हाल ही में जो कोप हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जिसमें से एक है, पहला मैं बताऊंगी यहाँ पे कि नेट नॉन फॉसिल फ्यूल्स को क्या करना है, हमें 50% कम करना है, ठीक है। 50% इलेक्ट्रिक पावर से हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो नॉन फॉसिल को क्या करना है, कम करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें क्या करना है,
यहाँ पे बोला गया है कि एनर्जी को जो है वो क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी से बनाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे 50% बोला गया है। कितना बोला गया है? 50% बोला गया है। और इसमें जो है ये भी बोला गया है कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड को 2030 तक करना है। 30 तक हमें क्या करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स के एनर्जी को कम करना है, बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बोला गया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पावर को क्या करना है, पावर को यहाँ पे कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो पावर को यहाँ पे 500 गीगावाट बनाने की बात की है। 500 गीगावाट जो है पावर को 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बनाने की बात की है। साथ ही साथ ये बोलता है कि हमें जो है एमिशन कितना कट करना है, तो हमें जो है एमिशन, कार्बन एमिशन हो गया, इसको जो है क्या करना है, इसको हमें डिक्रीज करना है। तो 1 बिलियन टन्स जो है हमें क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। 1 बिलियन टन्स जो है हमें कार्बन एमिशन को डिक्रीज करना है। और ये टारगेट कितना रखा गया है, तो ये भी जो है 2030 तक टारगेट रखा गया है। कितना रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। लास्ट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, जो है नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन को 2070 तक, 2070 तक हमें जो है कोई भी एमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो बोला गया 2030 तक 1 बिलियन टन्स को कम करना है। और फिर बोला गया है कि नेट जीरो जो एमिशन है वो हमें जीरो पे लेके आना, और वो 2070 तक टारगेट्स बनाने हैं। तो ये 4 टारगेट्स है जो कि हमने कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा लिए गए थे, जो कि नेक्स्ट ईयर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर में ये हुई थी। तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है बनानी हमें 50%, फिर ये बात करते हैं 2030 तक करनी है। और फिर बोलता है कि पावर को हमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेके पावर को क्या करना है, जैसे कि हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी हो गई, वाटर रिसोर्सेज के द्वारा हो गया, और हम बात करते हैं कि इसकी न्यूक्लियर से हो गया, थर्मल पावर हो गया, तो उसके द्वारा हमें क्या करना है, पावर को 500 गीगावाट को प्रोड्यूस करना है, 500 गीगावाट को प्रोड्यूस करना है। और 2030 तक उसका टारगेट रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है एमिशन 1 बिलियन टन्स को रिड्यूस करना है 2030 तक, और नेट जीरो एमिशन करना है 2070 तक। तो ये सारा जो है क्लाइमेट के ऊपर ही खेल है कि क्लाइमेट को हमें किस तरह से जो है प्रिजर्व करना है। क्लाइमेट का जो ये हमारा कह सकते हैं टेम्परेचर है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर जिस तरह से हमें और कह सकते हैं एनिमल्स को और स्पीसीज को, फूड्स को जिस तरह से आपदा झेलनी पड़ रही है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बात करता है, क्लाइमेट की बात करता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, एक और लाइन है कि दे आर फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज साइंस एंड एडेप्टेशन लेंगे। और यहाँ पे जो है 12 सेंटर फॉर एक्सीलेंसी लगाए जाएंगे, 12 सेंटर फॉर एक्सीलेंसी लगाएंगे, और 23 मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे, और 7 जो है नेटवर्किंग प्रोग्राम लगाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है, इसने बोला है 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी लगाए जाएंगे, और बोलता है, और बोला है कि 23 जो है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे, और जो है 7 नेटवर्किंग प्रोग्राम लगाए जाएंगे, 7 नेटवर्किंग प्रोग्राम लगाए जाएंगे, और 7 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लगाए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लगाए जाएंगे। और इसमें बात करते हैं तो साथ ही साथ में से बोला गया है कि जो है यहाँ पे जो है 13 क्लाइमेट चेंज सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, 13 क्लाइमेट सेंटर्स भी 13 क्लाइमेट सेंटर की स्टेट्स के अंदर बनाए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं 5G फॉरेस्ट रिफॉर्म की बात करिए। तो एनालिसिस ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन, तो यहाँ पे इसके अंदर बोला गया कि 5G फॉरेस्ट को किस तरह से हमें सेंसिलाइजेशन करना है, किस तरह से उसके अंदर बात की है। तो यहाँ पे 5G की बात करते हैं, किसकी, यहाँ पे 5G फॉरेस्ट रिफॉर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, पहले तो हम बात करते हैं किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये कौन है, भूपेंद्र यादव जी। कौन है, भूपेंद्र यादव जी हमारे मिनिस्ट्री है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, तो ये प्रमोट करता है किस तरह से हमें कल्टीवेशन करना चाहिए बैम्बू का नॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर भी, जो फॉरेस्ट के एरियाज नहीं है, मतलब हमें फॉरेस्ट को क्या करना है, स्प्रेड करना है।
स्प्रेड करना है, ताकि क्या हो, ताकि डेजर्टिफिकेशन कम हो, लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्या हो, डिक्रीज हो, और सॉइल के अंदर क्या होगा, क्वालिटी, फर्टिलिटी आएगी, और उसके द्वारा क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो फूड सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या होगा, हमारा जो है वो हाथ काफी अच्छा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट करने की काफी डिक्रीज होगा। तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीजें क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है। बस हमको देखना है कि किस तरह से कोई चीज क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए। तो यहाँ पे बैम्बू को नॉन फॉरेस्ट के अंदर बोला गया, एरिया के अंदर किस तरह से उसको फैलाना है। और यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर, कि इनकम ऑफ फार्मर को, इनकम जो है फार्मर की किस तरह से हम बढ़ा सके, इनकम ऑफ फार्मर किस तरह से बढ़ा सके, और ग्रीन कवर किस तरह से कर सके फॉरेस्ट के एरिया के आसपास, फॉरेस्ट के एरिया के आसपास किस तरह से कर सके। द मिनिस्ट्री हैज डेवलप वेब बेस्ड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन परिवेश, और इसके साथ में परिवेश पोर्टल भी लगाया गया, जैसे प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। एक सिंगल विंडो हब है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटरेक्ट होते हैं एनवायरमेंट के साथ में, और यहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट के साथ किस तरह से हम इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, और किस तरह से चेंज लाने के लिए हम जो है यहाँ पे इसके अंदर भाग भी ले सकते हैं। और ये सिस्टम ऑनलाइन सबमिशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑनलाइन सबमिशन भी होता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज ऑल्सो डेवलप्ड वन अग्नि जियो पोर्टल, यहाँ पे वन अग्नि जियो पोर्टल भी लगाया गया है, जिसमें जो है यूजर को क्या करता है, फॉरेस्ट के अंदर होगी फायर हो जाती है, फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा गर्मी की वजह से, जिससे से क्लाइमेट हो रहा है चेंज, तो उससे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो उसमें क्या हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग कि यहाँ पे क्या हो, जहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर हो तो वहाँ पे उससे क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते, इंटरेक्ट हो सकते हैं उनके लिए, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। मतलब कि एक फ़ोन के अंदर क्या करेंगे, एक पोर्टल बनाया गया जिसके द्वारा हम निरीक्षण कर सकते हैं फ़ोन के अंदर ही, ठीक है। एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड ट्रैक द लार्जेस्ट फॉरेस्ट नियर रियल टाइम बेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये 5G फॉरेस्ट की हमने यहाँ पे रिफॉर्म की बात की थी। और यहाँ पे जो है सीमलेस इनोवेशन इन्वॉल्वमेंट होगा टिम्बर के साथ में, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि हम जो है सीमलेस जो है वो क्या करेंगे, टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, बैम्बू हो गया, और हम बात करते हैं माइनर फॉरेस्ट के जो होते हैं, माइनर फॉरेस्ट होते हैं उनको जो क्या कर सकते हैं, उनके जो है प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी मॉनिटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं मूवमेंट ऑफ टिम्बर, और अगर कुछ इशू होता है तो उसके अंदर हम उसका समाधान भी कर सकते हैं, यहाँ पे समाधान भी कर सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी 5G की बात हो गई। और हम यहाँ पे बात करते हैं तो ई ग्रीन वॉच पोर्टल भी बनाया गया, क्या बनाया गया है, ई ग्रीन वॉच पोर्टल भी बनाया गया, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकली हम इसके अंदर जो है ग्रीन को, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्निकली हम इसमें इस प्लेटफॉर्म में जो है मैनेजमेंट को किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम यहाँ कर सकते हैं, टेक्निकली एडवांस यूज करके हम किस तरह से जो है फॉरेस्ट को या फिर ग्रीनरी को इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे नेशनल, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये नेशनल NFCC के अंदर भी है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन काउंसिल, तो इसके अंदर भी ये करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इनवाइट्स कमेंट ऑन द कंसल्टेशन पेपर ऑन ऑपरेशनलाइजिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHR ने भारत में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेरेंस के लिए संचालन पर परामर्श टिप्पणी यहाँ पे आमंत्रित की है। तो यहाँ पे जो है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस इन एनवेसाइड एज अ फाउंडेशनल लेयर ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर, मतलब इसी के तहत, इसी के लेयर के साथ में हमने क्या किया है, इसको जो है हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंडिया के अंदर किस तरह से जो है ओपन प्रोटोकॉल बना सके, यहाँ पे बात की है। और इसमें गाइडलाइन इंक्लूड करता है कि सर्च एंड डिस्कवरी, द वे द सर्च एंड डिस्कवरी विल प्लेस इन द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर
payment settlement process, rules around the cancellation and rescheduling, grievance redressal mechanism and more. तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है क्या ये जो है हेल्थ के अंदर किस तरह से हमें जो है पेमेंट की सुविधा देता है, किस तरह से हम इसके अंदर रिसर्च और डिस्कवरी देख सकते हैं, कैसे जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में ये जो हेल्थ सिस्टम चलता है यहाँ पे बात की है। और ग्रीवेंसल रिडक्शन मैकेनिज्म भी होता है यहाँ पे, जो है यहाँ पे आपकी शिकायत का निवारण भी रखा हुआ है। स्पीक कम आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसल्टेशन, डॉक्टर RS शर्मा जो CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, जो डॉक्टर RS शर्मा जी है वो CEO है किसके, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। इनके द्वारा ये स्टेट किया गया है कि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है ये इनेबल करेगा इंटरपोरेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हेल्थ सर्विसेज को अच्छा जो है कह सकते हैं हम शेप करेगा इंडिया के डिजिटल हेल्थ केयर के अंदर। इट विल शेप द डिजिटल हेल्थ इन द इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया के सेक्टर के अंदर। और हम बात करते हैं इसी के साथ में यहाँ पे डिजिटली हमारे यहाँ पे जो है एक ई-संजीवनी पोर्टल भी है। कौन सा है? ई-संजीवनी पोर्टल। तो ई-संजीवनी पोर्टल के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टेलीमेडिसिन को क्या करते हैं, टेलीमेडिसिन को हम जो है यहाँ पे सुविधा देते हैं ऑनलाइन पोर्टल से, ठीक है। और साथ ही साथ बात करते हैं तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आता है। साथ ही साथ में इसमें एक और पोर्टल बना हुआ है जैसे कि डिजी डॉक्टर का भी ऑप्शन होता है। एक डिजी डॉक्टर का डिजी पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें क्या होता है डॉक्टर टू डॉक्टर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिजी डॉक्टर भी बनाया गया है, एक तरह से ऐप ही है या फिर डिजिटली बनाया गया है जिसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो है डॉक्टर्स की सुविधा, हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर की जो है उनकी जो भी राय होती है प्रिस्पेक्टिव ऑफ आर डिजीज, जो भी हमें कुछ भी हुआ है तो यहाँ पे क्या करते हैं हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें क्या मेडिसिन लेनी है क्या मेडिसिन नहीं लेनी है, काफ़ी रिसर्च करके ये क्या करते हैं जो है 2-3 डॉक्टर्स मिलके हमें सुविधा भी देते हैं। तो ये ऑप्शंस भी डिजिटली के द्वारा बनाया गया है। तो ये काफ़ी जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है। और ये इसको जितना हो सके आप अवेयर फैलाए और लोगों को जो है इसमें ही बोले। और मैं बात करती हूँ तो आरोग्य सेतु भी हमारे कोविड के टाइम में आपको पता ही होगा, आप सबने डाउनलोड किया होगा आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु पोर्टल भी आपने लगाया, लॉन्च किया होगा आरोग्य वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हैं आपकी जो हेल्थ की जो है हेल्थ को आप क्या कर सकते हैं ट्रेस कर सकते हैं, हेल्थ को ट्रेस कर सकता है ये ऐप, और जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं आप अपने आप को जो है पहले ही क्या कर सकते हो मेडिसिन लेके उसका जो है डिजीज को कम कर सकते हो, उसको रोक सकते हैं। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था जिसके अंदर ऑप्शन है यूनिवर्सल हेल्थ यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस इन इंडिया का ये जो है एक आमंत्रित किया है, इसका जो है पत्र परामर्श वह पत्र यहाँ पे घोषित किया है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हम। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को अंडर द टॉप 10 एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, कि नमामि गंगे जो है इसने जो है रिस्टोरेशन के अंदर काफ़ी जो है अच्छा काम किया और उसको टॉप 10 के अंदर लगाया है। कितना टॉप 10 में, जिसने क्या किया है नेचर को किस तरह से रिवाइव कर सके, नेचर को और वर्ल्ड को किस तरह से रिवाइव कर सके, ठीक है। तो ये जो हम बात करते हैं इंडिया वॉन दिस, और यहाँ पर बोला है दिस मीन्स वी हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम ओवर 160 कंट्रीज, 160 सबमिशन फ्रॉम 60 कंट्रीज एज वन ऑफ द 10 बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यहाँ पे जो है 60 कंट्रीज के अंदर जो है 160 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसके अंदर हमारा जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट टॉप 10 के अंदर आया। एंड दिस इज वेरी प्राउड कि हम जो है इतना जो है अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। द अवार्ड वॉज रिसीव बाय द श्री जी अशोक कुमार डायरेक्टर जनरल एंड नमामि गंगे एट अ फंक्शन एट द 50th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसके अंदर जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा 14 दिसंबर के अंदर हुई थी, जिसमें वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे के अंदर ऑन द वर्ल्ड रिस्टोरेशन के अंदर हमें इस अवार्ड को रिसीव किया था। रिसीव किसने किया था, तो जी अशोक कुमार के द्वारा रिसीव किया गया था। नमामि गंगे was selected from over 150 such initiatives from 17 countries across the globe, and they were selected under the banner of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration,
ये ग्लोबल मूवमेंट था जो कि कोऑर्डिनेट होता है यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जब हम बात करते हैं किसकी, नमामि गंगे की बात करते हैं, तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2014 से स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या है, एक फ्लैगशिप है जिसके अंदर काफ़ी जो है, फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो है अदर भी क्या होती है, काफ़ी सारे पिलर्स और काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड जो है प्लान्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ये फ्लैगशिप जो है 2014 जून के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जून के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जो है पोल्यूशन को कम करने की बात करता है और क्या करता है, कंजर्व करता है ये एनर्जी को, ठीक है, नेशनल रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी को भी कंजर्व। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये पोल्यूशन को कम करने की बात करता है और यहाँ पे बात करते हैं कंजर्व करता है एनर्जी को, किसको, एनर्जी को किस तरह से कंजर्व किया जाए, यहाँ पे ये बात करता है। तो किस तरह से वाटर के अंदर, किसी के अंदर जो है पोल्यूशन किस तरह से कम किया जाए, ये बात करता है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये सीवेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक को किस तरह से अवेयर करे, ठीक है, गंगा के अंदर जो है किस तरह से हम प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, उसको पोल्यूशन को कम करें। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं सीवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं वाटर को किस तरह से सही किया जाए, और यहाँ बात करते हैं तो इसके द्वारा एग्रीकल्चर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो किया जाए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। और मैं यहाँ बात करती हूँ तो एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, इससे होता है, ठीक है। और अगर हम साथ में बात करते हैं इसके, तो और हम बात करते हैं इसमें अफॉरेस्टेशन को किस तरह से इंक्रीज करना है, अफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना और डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे जो है कंजर्व की बात हो गई। और ये एक सेंट्रली क्या है, ये सेंट्रली प्रोजेक्ट है, सेंट्रली फंड करती है इसको प्रोजेक्ट। जब हम बात करते हैं गंगा की, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, गंगा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है हमारी रिवर आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर आती है और ये कहाँ मीट होती है, ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और ये क्या होती है, भागीरथी जो है, भागीरथी में यहाँ पे क्या होती है, मीट होती है, ठीक है, भागीरथी में मीट होती है। और फिर क्या बात करते हैं, अलकनंदा से जो है वो धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जो है कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं भागीरथी से यहाँ मिलती है क्या, भागीरथी, ठीक है, यहाँ पे पहले इसका नाम होता है भागीरथी। और यहाँ बात करते हैं तो अलकनंदा रिवर और धौली गंगा रिवर, ये कौन सी है, अलकनंदा रिवर और ये धौली गंगा रिवर। आप सब मैप खोल के रखे, धौली गंगा रिवर, ये दोनों जो है विष्णु प्रयाग पे मिलती है, कौन से प्रयाग पे, ये कौन से प्रयाग पे मिलती है, ये मिलती है विष्णु प्रयाग पे, किस पे, विष्णु प्रयाग पे, ठीक है। फिर जब अलकनंदा जो है ये दोनों मिलती है, फिर जो है नंदाकिनी रिवर में नंद प्रयाग मिलती है, नंदाकिनी रिवर जो है यहाँ से नंदाकिनी रिवर आती है और यहाँ पे भागीरथी से मिलती है, तो ये क्या मिलती है, नंदाकिनी रिवर। और यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे नंद प्रयाग, कौन सा है, नंद प्रयाग, ठीक है। फिर जब है ये क्या करती है, जब ये हरिद्वार में एंटर होती है तब ये क्या नाम हो जाता है, इसका गंगा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, गंगा नेम हो जाता है। और ये इंडिया के अंदर जो है, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी जो है कितनी है, 7010 मीटर ये इसकी लेंथ है, कितनी है, 7010 मीटर। और यहाँ से जो है हम देखते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर भी आता है और ये यमुना और गंगा दोनों कहाँ मिलती है, ये मिलती है आगरा के अंदर, कहाँ मिलती है, प्रयाग के अंदर, सॉरी प्रयाग के अंदर दोनों मीट होती है, यमुना और यहाँ पे गंगा, ठीक है। और गंगा की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि यहाँ से आती है कोसी आती है, कौन सी, कोसी रिवर आ जाती है, फिर हम बात करते हैं गंडक आ जाती है, फिर हम बात करते हैं यहाँ से तो घाघरा आ जाती है, कौन सी, घाघरा।
घग्गर और घाघरा में कंफ्यूज मत होना। घग्गर रिवर तो राजस्थान के अंदर जो है नॉर्थ साइड में जाती है, और ये है घाघरा रिवर। तो ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, और ये जो है यूके की, उत्तराखंड की हमने यहाँ बात की है। किसकी? उत्तराखंड की हमने यहाँ बात की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम नाउ नेम्ड एज प्रधानमंत्री विरासत का समावर्धन विकास स्कीम। तो यहाँ पे जो है नेम चेंज कर दिया है, किसका? तो यहाँ पे कौशल को काम कार्यक्रम से जो है अब किसका कर दिया है? विकास जो है योजना का जो है यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे जो है ये क्या करता है? ये जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करता है, स्किल इंडिया की जो है यहाँ पे किस तरह से कौशल भारत को कुशल भारत बनाया जाए। किसको कैसे यहाँ बात करते हैं? तो इसने बोला है, इन्होंने बोला है कि कौशल भारत कुशल भारत किस तरह से बना है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्किल इंडिया की बात करता है। आगे बढ़ते कि द इंटीग्रेटेड स्कीम कन्वर्जेंस 5 जो है यहाँ पे स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री विच इज सीखो, विच इज की सीखो और कमाओ। यहाँ पे 5 स्कीम को यहाँ पे क्या किया? मर्ज किया है। ठीक है, इसमें बोला सीखो और कमाओ, उस्ताद स्कीम, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन द पीरियोडिक 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर इसको जो है अप्रूव किया है। पीएम विकास एम्स टू अप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द आर्टिसन कम्युनिटीज यूजिंग द, जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर स्किल को यूज करके जो अपना जीवन चलाते हैं, जो अपना लाइवलीहुड उसके ऊपर बेस है, उनको यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की है। एजुकेशन, वुमेन लीडरशिप को इम्प्रूव करने की बात कही है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में भी वुमेन्स का रोल बढ़ाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो है रेदर देन की कॉपी किताबों की हम जो है उनको करके स्किल को यूज करके यहाँ पे इम्प्रूव करें। These components complement each other in the ultimate objective scheme to increase the income of the beneficiary। यहाँ पे मेन एम ये है कि हमें जो है इंक्रीज करनी इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियल पीपल है उनकी इनकम को बढ़ाना है, और यहाँ पे जो है उनका जो है मार्केट में भी लिंकेज करके उनको प्रमोट करना है, उनको उनके इनोवेशंस को क्या करना है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर लेके आना है, और इकोनॉमी को ग्रो भी करने की बात की। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या बात की है? यहाँ पे जो है इन्होंने मेनली जो है स्टूडेंट्स हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, प्राइवेट पीपल्स हो गए, एमएसएमईज हो गई, वुमेन्स हो गई, और हम बात कर सकते बहुत सारे सेक्टर्स है उसके अंदर, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। और हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की साथ साथ तो कल्चर के द्वारा भी, कल्चर के साथ भी हम किस तरह से जो है स्किल डेवलपमेंट को कल्चर के अंदर यूज करके, कल्चरली को यूज करके किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है टोटली क्या हो रहा है कि किस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट, जो जिसका अंदर टैलेंट है, जिसका स्किल डेवलपमेंट, उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ावा देना, मेन इनका यही काम है। ठीक है, आगे बढ़ते। आसामीज गमोचा फाइनली गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आसामी के गमोचा को जो है अब जो है भौगोलिक संकेत टैग मिल गया है, भौगोलिक संकेत टैग यहाँ पे मिल गया है। द गमोचा इज अ हैंड वूवन रेक्टेंगुलर कॉटन क्लॉथ होता है, जो कि रेड बॉर्डर होता है, बहुत सारी डिजाइन, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है जिसके बॉर्डर में क्या होता है, यहाँ पे काफी सारी डिजाइन बनी हुई होती है, डिजाइन बनी हुई होती है। It is also made of premium materials such as traditions Assamese पट सिल्क। तो यहाँ पे पट सिल्क के नाम को यूज किया जाता है, एंड अवेलेबल द वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारी कलर्स भी वेराइटी के यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन है ये 1990 के अंदर बना था, और ये जीआई टैग जो है रजिस्टर होता है इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अंदर। जीआई टैग की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जिस स्टेट के अंदर जो भी एक चीज जो है काफी प्रसिद्ध होती है और वो चीज वहीं मिलती है, तो उसके अंदर जो जीआई टैग मिलता है, और ये 10 साल के लिए मिलता है। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए इसको मिलता है। EIUWCOL इंडेक्स सिंगापुर और न्यूयॉर्क को बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों क्या बन गई? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड बन गई है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे हैज बीन
declared as a joint most expensive city in the world to live in. The New York has topped the rank for the first time along with the Singapore, जो कि 8 बार जो है 8 बार जो है 10 साल के अंदर जो है इसके टॉप हुआ है। इंडिया की सिटीज की बात करती है, जैसे कि अहमदाबाद हो गई, चेन्नई और बेंगलुरु जो है ये बॉटम 10 के पोजीशन में आई है। और इसकी बात करें तो अहमदाबाद की पोजीशन 165 है, चेन्नई की बात करते हैं 164 और बेंगलुरु की बात करते तो 161 जो है इनकी रैंक आई है। कितनी रैंक आई है? ये इतनी रैंक आई है। फिर हम बात करते हैं चीपेस्ट सिटीज इसमें कौन सी है, तो चीपेस्ट सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीपेस्ट सिटीज का नाम बताया, तो ये है हमारा सीरिया आ जाता है। और हम साथ में बात करते हैं इसमें ईरान है, ईरान का तेहरान, और यहाँ पे बात करते हैं लीबिया। दीज 3 आर दी मोस्ट चीपेस्ट कंट्रीज यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग 120 कंट्रीज की बताई गई है 8.1% बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है 8.1% जो है 172 कंट्रीज की पास्ट ईयर से क्या हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये हम बात करते हैं। और इसका रीजन क्या है यहाँ पे चीपेस्ट सिटी का वजह से, या फिर हम कह सकते हैं काफी सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, तो यूक्रेन की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से काफी चीजों के अंदर जो है हमें देखना पड़ रहा है। WHO GCT I mean जामनगर गुजरात टू emerge as a center of global healthness wellness। तो यहाँ पे बोला गया कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन इन जामनगर गुजरात विल बी फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया गया। और वर्ल्ड वाइड एट विल emerge एज अ इंटरनेशनल जो है यहाँ पे क्या बनाया, हब बनाया गया है, ठीक है। तो ये पहली बार जो हुआ है कि ग्लोबली के अंदर आयुर्वेदिक या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा यहाँ पे एक संस्था बनाई गई है। ये बनाई गई किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैब्लिश होगी, रिसर्च होगी काफी सारी जो है ट्रेडिशनल के अंदर, ट्रेडिशनल सेक्टर को यूज करके या फिर ट्रेडिशनल के नॉलेज को यूज करके किस तरह से हम क्या करेंगे, मेडिसिन को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल को यूज किया जाएगा, और इकोनॉमी के अंदर हेल्थ की ट्रेडिशन को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज ऑन दिस, ठीक है। और हाल ही में बात करते हैं तो जो है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आयुर्वेदिक भी मनाया गया था। क्या मनाया गया था? तो यहाँ पे जो बताते हो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस भी बनाया गया था, ठीक है, जो कि 11 दिसंबर को वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस मनाया गया था जो कि 11 दिसंबर को। इसमें भी क्या है, आयुर्वेदिक से किस तरह से हम जो है काफी चीजें क्योर कर सकते हैं, उसके अंदर यही बात की है। और वननेस, हेल्थ को किस तरह से वननेस में लेके आना है, क्योंकि एक मतलब जिस तरह से हमने G20 की प्रेसिडेंसी ली है तो उसमें जो है पीएम यही बात करता है कि एक अर्थ है, वन हेल्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी हेल्थ को भी क्या बोला है कि हमें हेल्थ जो है सबके लिए बराबर का जो है वो रखना है। आगे बढ़ते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर विंस FICCI एंड CSR अवार्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो जिंदल और स्टील पावर ने दोनों ने क्या विन किया है, फिक्की CSR अवार्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड। और ये जो है अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, ये जो है अवार्ड ट्राइबल मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। NTPC विंस स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो NTPC ने जो है विन किया है जूरी अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। NTPC फॉर्मली नोन एज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर पावर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसको जो है क्या मिला है, जूरी कमेंडमेंट अवार्ड। इसको जो है किस कैटेगरी में मिला है, तो रिवाइवल एंड ऑपरेशन फॉर म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट एट वाराणसी के अंदर इनके द्वारा एक वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा एक प्लांट लगाया गया है, जिसके अंदर इनको इस कैटेगरी में मिला है, ठीक है। फिक्की की बात करते हैं तो ये 1927 में बनी थी। फिक्की की बात करते हैं तो ये जो है 1927 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अरुण चावला जी जो है इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। क्या है?
अरुण चावला जी डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर फिक्की की बात करते हैं, हाल ही में इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। किसको दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इन्होंने जो है हाल ही में इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। ये किसको दिया है? तो ये दिया इन्होंने मिस्टर कुमार, इनको दिया है। किसको दिया है? तो यहाँ पे दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ये दिया है मिस्टर कुमार सरकार को दिया है। किसको दिया है? कुमार सरकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है, जो कि डायरेक्टर है मानव रिच एजुकेशन के, ये हेड है या फिर डायरेक्टर है। हाउ मेनी थाउजेंड्स बिलोज इंडिया गेम विल सेटअप 15 अगस्त 2023? तो 15,000 तक कितने हजार ये है खेलो, कितने हजार खेलो इंडिया स्थापित किए जाएंगे। तो ये किया जाएंगे 1000, कितने किए जाएंगे? ये किया जाएंगे 1000 स्थापित किए जाएंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी कंट्री ने जो है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे करेगा? तो ये करेगा फिजी। कौन करेगा? क्या है यार, आज कल के उस दिन के सब मिक्सिंग हो गए होंगे। ठीक ही बोला था वैसे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच कंट्री इज द होस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के ऊपर? तो ये जो है फिजी जो है क्या बनेगी? ये कॉन्फ्रेंस करने की बात की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर रिसेंटली रिलीज हर बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा? तो हाल ही में किस लेखिका ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ योगा का विमोचन किया है? तो ये है मनीषा मानसी गुलाटी। कौन है? मानसी गुलाटी। फिर हम बात करें विच बैंक रिसेंटली साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हस्ताक्षर किए। किसने किए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिसेंटली विच इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बेल्जियम अनाउंस हिज रिटायरमेंट? तो किस बेल्जियम खिलाड़ी ने इंटरनेशनली रिटायरमेंट लेने की बात की है? तो ये फॉरवर्ड एडिन हैजर्ड। Recently, the Chief Minister of which state launched a scheme to promote the welfare of sanitation worker and their family members? तो ये तमिलनाडु जिसने हाल ही में जो है स्वच्छता के कर्मचारियों के लिए योजना को शुरू किया है। In the context of environmental management, the breath response action plan is related to, तो ये है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है ये ब्रेथ रिस्पॉन्स की बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया इवेंट लॉन्च टू टूलकिट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया? तो ये है वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक ने जो हाल ही ऑर्गेनाइज किया इसको। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।